हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रांट वेलकम है साथियों। और हर दिन के तरह आज फिर हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे आज फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ना शुरू कर दिया है और अभी हम लोग तीसरे राजवंश तुगलक वंश में पिछले ही क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? इसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में A to Z जाना था। और आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में, उसके बाद उसके जो चचेरे भाई थे वो शासक बने थे, इसके सभी पॉलिसीज के बारे में जानेंगे। इसने क्या रिफॉर्म्स किए, लेकिन ये फेलियर क्यों हो गए, और इतने ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे आप भूल जाओगे। बिल्कुल इतिहास को मजेदार रोचक तरीके से हमें पढ़ना है। और आपको पता है ये क्लासेस इंपॉर्टेंट किसके लिए है? जेपीएससी जेट एग्जाम 2026 जिसका 29 मार्च को डेट है, उसके लिए। इसके साथ ही अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आपके लिए जरूरी है। दोनों ही जगह उपयोगी होगा ये क्लास। तो चलिए क्लासेस में हम लोग इंटर करते हैं। इसके पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, जो बच्चे जेपीएससी जेट का फॉर्म भरे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से। आप और अच्छा तैयारी कीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो बिल्कुल चुप नहीं बैठना है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 से आज ही जुड़ सकते हैं और सभी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। कहां पर? हमारे ऐप पर। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कहां मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर में, या तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने ऐप एग्जाम फाइटर नंबर 1 का लिंक प्रोवाइड करा रहा है। उस लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पूरा हिस्ट्री का पीडीएफ नोट्स, पूरा हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और मार्च इसी महीने अब हम लोग प्रैक्टिस सेट भी वहां पर लॉन्च कर देंगे। अगर आपकी तैयारी हो रही है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर नहीं हो रही है तो बैठ के नहीं रहना है, जुनून के साथ एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप को डाउनलोड कर लेना है और जुड़ जाना है। अभी भी मैच से बाहर नहीं है। अभी भी अगर आप जग जाते हैं ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी आप कर सकते हैं। तो क्या करना है? एग्जाम फाइटर नंबर ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसको क्लासेस का लाभ लेना है। अगर आपको टेक्निकल रूप से कहीं कोई दिक्कत हो ऐप डाउनलोड करने के बाद, तो यहां पर कॉल कीजिए 7541840154। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। सभी जरूरी जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत होगा नहीं। आप सभी एक्सपर्ट होते हैं, आजकल के बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी से खेलते हैं आप ना, तो दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो इस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे है, उसको क्लिक कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लासेस में हम लोग एंट्री करते हैं। इधर उधर की बातें खत्म, अब सीधे हम लोग पढ़ाई पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट, जरा आप इसको मैं हटा दूं। चलिए अब फ्री होकर इसको फ्लाइट मोड में मैं कर देता ताकि कॉल आए नहीं, क्योंकि क्लासेस के बीच में डिस्टरबेंस होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो पिछले क्लास को हम लोग थोड़ा यहाँ पर याद करते हैं, उसको थोड़ा हम लोग कनेक्ट करते हैं इस क्लास से, क्योंकि हिस्ट्री में जब तक आपका कनेक्शन नहीं जुड़ा रहेगा एक दूसरे से तो फिर फ्लो नहीं बन पाएगा। ठीक है, आपका फ्लो बनेगा। पिछले क्लास को थोड़ा याद कीजिए, अभी मेमोराइज कीजिए। पिछले क्लास में याद कीजिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1351 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1351 ईस्वी में। कहां पर? तो ठट्टा नामक जगह पर मृत्यु हो गई थी। नेचुरल डेथ था उनका, है ना। वृद्ध हो गए थे, लगातार विद्रोह भड़क रहा था उसके साम्राज्य में, तो उसी में उसकी मृत्यु हो गई थी। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका कह सकते हैं योग्य उत्तराधिकारी कोई था नहीं फिरोज शाह तुगलक का, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक का। उसी समय इसके चचेरे भाई जो इसके प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उनको अमीरों ने चुन दिया अगला शासक, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इसका कार्यकाल 1351 से शुरू होता है और 1388 जब तक इसकी मृत्यु हो जाती है तब तक ये सत्ता में रहे। ठीक है, अब इसके थोड़ा आरंभिक जीवन के बारे में जानिए। जन्म हुआ था 1309 ईस्वी में। इसके पिता का नाम था मलिक रजाब,
और यह कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे ना, गयासुद्दीन तुगलक, उनका भाई था, उनका भाई था। यानी गयासुद्दीन तुगलक का भाई था मलिक रजाब, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का कौन हो गया? इसके पहले के शासक का ये क्या हो गया? चाचा हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक का ये चाचा था और उसका बेटा था फिरोज तुगलक, चचेरा भाई हो गया। सिंपल सा बात है कि फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। पिता का नाम था मलिक रजाब और मां का नाम था बीबी नेला। मां का नाम क्या था? बीबी नेला, बीबी नेला, बीबी नेला। और ये नाम इनका कह सकते ट्रांसफर हुआ था, ये कि राजपूत थी, ठीक है, ये राजपूत थी, राजपूत थी और बाद में ये फिरोज शाह तुगलक के से शादी के बाद इस्लाम धर्म को ग्रहण की थी। तो बीबी नेला, तो इसके पिता का नाम क्या हो गया? मलिक रजाब, मुसलमान थे, और माता बीबी नेला जो एक राजपूत कन्या थी, हिंदू थी, यानी हिंदू मां के उत्पन्न के गर्भ से उत्पन्न था फिरोज तुगलक। ठीक है, ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक एक हिंदू मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ था? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक, इसकी मां का नाम बीबी नेला था। बचपन में ही इसे शिक्षा और सैन्य का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। 1351 में सत्ता में आए। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों और सैनिकों ने उन्हें सुल्तान घोषित किया, है ना, निर्विरोध बने, कहीं भी सत्ता में विशेष संघर्ष इसे नहीं झेलना पड़ा। लेकिन आपको पता है सत्ता ग्रहण के समय दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता कायम थी और यह अस्थिरता फिरोज शाह तुगलक के समय ही यहां पर लग गया था। और उसने जिस प्रकार से 5 बड़े बड़े डिसीजन लिए थे उसके कारण दिल्ली सल्तनत का जो आर्थिक स्थिति था वो वित्तीय संकट काफी खराब स्थिति में चला गया था, है ना, वित्तीय संकट काफी गहरा गया था। इसीलिए इसने क्या किया ना, जब आप बहुत खतरे में रहते हैं क्या करें? पहले सेफ, है ना, आप अटैकिंग मोड में नहीं, पहले सेफ रहने का प्रयास किया। इसीलिए इसने क्या किया? किसी से भी सोचा कि लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। इसके पहले के जो शासक आप देखेंगे साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक का याद कीजिए, वो फारस में साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, हिमालय क्षेत्र में साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, खुरासान और कराची अभियान का वो तैयारी कर रहे थे। इसने वैसा कोई काम नहीं किया। इसने कहा कि जो हमें मिला है, जो सल्तनत हमारे पास है, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग स्थिर बनाएंगे और उसके प्रशासन में सुधार करेंगे। तो इसने सिंपल क्या, विस्तारवादी नीति को त्याग दिया और स्थिरता और सुधार की ओर ध्यान दिया। यानी फिरोज शाह तुगलक का काम, जो कार्यकाल है वो स्थिरता का काल है, शांति का काल है, सुधार का काल है, विस्तारवादी नीति का काल नहीं है। उन्होंने जनता और अमीरों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। अमीर बहुत ताकतवर ना हो और जो जनता है ना वो बहुत परेशान भी ना हो, ठीक है, अमीर उसको परेशान ना करे। इसीलिए इसने दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया, बैलेंस्ड वे में इसने काम करने का प्रयास किया। तो फिरोज शाह तुगलक की जो आगे हम लोग नीतियों के बारे में देखेंगे उसका बेसिक आप समझ लीजिए, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जो मिला है उसी को अच्छे से संभाल कर रखना है, सिंपल सा बात, हमें आगे नहीं बढ़ाना है। इसके लिए सुधारों में उसने क्या किया? अलग अलग सुधार किए। केंद्रीय प्रशासन में उसने वहां भी क्या किया? केंद्रीय प्रशासन में सारी सत्ता आप देखते होंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय अपने में केंद्रित रखने का वो लोग प्रयास करते थे। इसने उसको क्या किया? विकेंद्रित कर दिया, अलग अलग विभाग बांधकर अधिकारों का बंटवारा कर दिया, ठीक है, ताकि रोष उत्पन्न ना हो, विरोध उत्पन्न ना हो। शासन को केंद्रीकृत करने के बजाय इसने क्या किया? विभाजित किया और कुछ प्रमुख विभाग बनाए, जैसे दीवाने खराज, दीवाने आर्मी, दीवाने बंदगानी, दीवाने रियासत। आर्मी को कहीं कहीं दीवाने अर्ज भी मिलेगा, दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज या आर्मी दोनों ही सैन्य विभाग का होता है। तो दोनों ही अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम मिल सकता है, ठीक है। 4 विभाग थे मुख्य रूप से, कौन कौन? दीवाने खराज, दीवाने आर्मी, दीवाने बंदगानी, दीवाने रियासत। दीवाने बंदगानी या बंदगानी दोनों रहता है, ठीक है। तो दीवाने खराज का काम क्या था? टैक्स कलेक्शन, कर को संग्रहित करना इसका काम था। दीवाने आर्मी या दीवाने अर्ज का काम था सेना से जुड़ा हुआ, सेना का प्रबंधन करना। दीवाने बंदगानी दास और कर्मचारियों का विभाग होता था, स्पेशल दासों के लिए विभाग था। दीवाने से रियासत
यह क्या करता है, प्रदेशों का जो अलग अलग प्रांत बने थे उसके प्रशासन को दीवाने रियासत देखता था। अब देखिए दीवाने बंदगानी स्पेसिफिक था इसके कार्यकाल में। दीवाने बंदगान या दीवाने बंदगानी की स्थापना ने प्रशासनिक प्रणाली को अधिक व्यवस्थित किया, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में दासों के कारण आगे चलकर सेना और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। इसने एक अलग विभाग दासों के लिए बनाया। दीवाने बंदगानी किसके लिए था, दासों के लिए। अब दास के लिए अलग विभाग हो गया और दास बहुत ज्यादा मात्रा में दासों की बढ़ गई, तो दासों को तो आपको मेंटेन के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। इससे क्या हुआ, अब खर्च काफी बढ़ गया। ठीक है, सेना पर भी इसका दबाव पड़ा और प्रशासन पर भी दबाव पड़ा। सेना पर क्यों, सेना पर इसलिए क्योंकि ये जो दास थे ना, जिसकी संख्या लाखों में थी, अब फिरोज शाह तुगलक क्या करता था ना, इन दासों को सेना, जब कभी युद्ध का स्थिति हुआ, विद्रोह हुआ, दास को ही भेज देता था। ठीक है, आप मान लीजिए किसी को, अपने घर के नौकर को हथियार देकर युद्ध में भेज देंगे, ये सिस्टम ना कोई वेल ट्रेनिंग है ना, कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसको लगा कि हम सेना को फिर अलग से खर्च करेंगे, इससे अच्छा दासों को सेना में, इसी दास को कभी कर्मचारी बना लिया, यानी मल्टीपर्पस यूज। एमटीएस का वैकेंसी निकलता है ना, एमटीएस का एससी प्रोग्राम है, तो समझिए इसको एमटीएस बना दिया दास को। इसको सेना भी कभी बना लेना है, कभी इससे कलर का भी काम कर लेना है, यानी उसको अलग अलग काम करने का उसने प्लान बनाया, इसलिए दीवाने बंदगानी बनाया। लेकिन इसमें क्वालिटी आएगा, बताइए, अगर कोई घर का नौकर है उसको हम युद्ध करने भेज देंगे तो नहीं ना होगा। युद्ध करने वाला व्यक्ति माइंड से स्ट्रांग होता है, उसका नजरिया अलग होता है, वेल ट्रेनिंग होता है, तभी तो वो अच्छा आउटकम देगा। तो यहां पर इसके चलते क्या हो गया, सेना का स्थिति खराब हुआ, प्रशासन पर भी दबाव बढ़ा। इतना इतना दास, सबको वेतन देना, सबको मेंटेन करना, तो प्रशासन पर भी इससे दबाव बढ़ा। हालांकि ये अगर देखा जाए तो एक प्रकार से विलासिता की ओर भी लोगों को बढ़ा दिया। इतनी ज्यादा मात्रा में दासों की नियुक्ति की गई कि सिर्फ दरबार में ही लाखों में दास नियुक्त किए गए थे ना। एक रानी है, उसकी सेवा में 100-200 दास लगे हुए हैं। ठीक है, 100-200 दास लगे हुए हैं, सब उसका है ना, अलग अलग, कोई इसका मतलब का रानी हो या कोई युवराज हो, उनका कोई ड्रेस साफ कर रहा है, कोई है ना उनके लिए खाना बना रहा है, कोई उनका फेवरेट जो पसंद है वो खाने बनाने पे लगा हुआ है, कोई उनका बाल धो रहा है, कोई उनका पैर दबा रहा है, ठीक है, कोई उसका बेड सजा रहा है, यानी हर काम के लिए अलग अलग दास। एक्सेस विलासीपूर्ण राज दरबार बन गया था। अब कर और वित्तीय नीति में क्या किया इसने, कर वाला याद रखिएगा, कृषि कर प्रणाली को स्थिर कर दिया। बहुत प्रकार के टैक्सेस जो थे उसको हटा दिए और कहा जाता है 24 प्रकार के एक्स्ट्रा टैक्सेस को इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, इसलिए किसानों पर क्या हो गया, बोझ कम हुआ और सिर्फ 4 टैक्स लेते थे ये, 4 प्रकार के टैक्स लेते थे, 4 प्रकार के, सिर्फ 4 प्रकार के टैक्स। ठीक है, जजिया, जकात, खुम्स और खराज, बस ये 4 ही टैक्स लेते थे। ठीक है, बाद में सारा टैक्स इसने 24 कर क्या हुआ, समाप्त कर दिया। आपसे क्वेश्चन आएगा किस शासक ने 24 करों को एक साथ समाप्त कर दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया क्या था, एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, उसकी सुरक्षा के एवज में। तो जजिया धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अब उसमें अभी तक क्या था, ब्राह्मण शामिल नहीं थे, ब्राह्मणों से टैक्स किसी ने नहीं लिया। अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक आए, उसने भी जजिया टैक्स लिया हिंदुओं से, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ दिया, है ना। कहा जाता है ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, उसका ख्याल उसने रखा और ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखा, बड़े बड़े खूंखार शासकों ने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। ठीक है, खुम्स और जकात पहले से था ही, अब जजिया ब्राह्मणों से भी लिया। आपसे ये क्वेश्चन आएगा, ब्राह्मणों से भी जजिया कर किस शासक ने वसूला था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। क्यों, इसके पीछे भी रीजंस है। मैंने पहले ही कहा, यह एक हिंदू मां से उत्पन्न पुत्र था, तो इसके प्रशासन के कुछ दिनों के बाद ही आवाज उठने लगा, विशेषकर मुस्लिमों में, कि नहीं यह ठीक हमारे लिए नहीं होगा, बहुत ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है और यह हिंदू मां से उत्पन्न हुआ है, यानी इसके अंदर हिंदुत्व की भावना है। इसीलिए अपने आप को ज्यादा मुसलमान साबित करने के चक्कर में ज्यादा कट्टर बन गया है ना, औरों से भी कट्टर बन गया। अच्छा, आपने जजिया लिया था हिंदुओं से, है ना, गैर मुसलमानों से जजिया लिया था, लेकिन ब्राह्मणों को आपने छोड़ दिया, लेकिन हम ब्राह्मणों से भी लेंगे, ताकि सब समझे नहीं
ये पक्का मुसलमान है। यही करने के चक्कर में बाद के दिनों में फिरोज शाह तुगलक काफी कट्टर हो गया था। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए। उन्होंने करों को संग्रह में स्थानीय अधिकारी इक्तिदारों के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया, कई बार माफी या राहत भी दी, विशेषकर सूखा या बाढ़ वाले क्षेत्रों में। ठीक है, कर को, टैक्स को वसूलने के लिए स्थानीय इक्तिदारों के दुरुपयोग को रोका और कभी कभी टैक्स में छूट भी दिया। मान ली टैक्स बहुत ज्यादा जमा हो गया है, जिससे अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने क्या किया चुनाव के समय में, बिजली बिल माफ कर दिया है ना, लोन माफ कर दिया, ये सब यहां भी इस प्रकार की चीजें समझिए कि टैक्स माफ कर दिया, आपको टैक्स नहीं देना है, बिजली बिल नहीं देना है। उसी प्रकार इसने भी किया, बहुत बार टैक्सेस को माफ भी किया, लेकिन ओवरऑल इससे क्या होता है, राज्य की अर्थव्यवस्था पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, गलत प्रभाव पड़ता है, जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है। आर्थिक सुधार और लोक कल्याण, इसका काफी इंपॉर्टेंट, लोक कल्याण, सिंचाई की सुविधा दी ताकि किसान सिंचाई कर सके, नहर बनाया, सिंचाई के क्षेत्र में नहर बनाया, और यमुना और सतलज नदियों में बहुत सारे इसने नहर निकाले। फसल उत्पादन बढ़ा इसके कारण, और सूखा क्षेत्र में भी कृषि संभव हुआ, यानी जल प्रबंधन और तालाबों के निर्माण पर भी इसने जोर दिया। यानी इरिगेशन के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में इसका काम बहुत अच्छा रहा। क्या क्या किया, नहर बनवाया गंगा और यमुना और सतलज नदियों के ऊपर। इसके अलावा इसके कार्यकाल में जल प्रबंधन और तालाबों के निर्माण पर भी जोर दिया गया। नगर बने, नए नए शहर बसवाए, और कौन कौन से शहर बनाए, तीनों का नाम याद रखिएगा, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार। ठीक है, और जौनपुर भी याद रखिएगा, जौनपुर। ठीक है, इसने ये सारे शहर बनाए, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। जौनपुर भी याद रखिएगा, जौनपुर भी था, जो कि यहाँ पे टाइपिंग में आई थिंक छूट गया है, जौनपुर। इन सारे शहर, और भी बहुत सारे शहर बनवाए, लेकिन ये प्रमुख शहर थे, बड़े बड़े शहर थे, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। ये 4 शहर किसने बनवाए, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा बाजार, मस्जिदें, सराय, विद्यालय भी बनवाए। इन कार्यों से क्या हुआ, रोजगार और सामाजिक जीवन में सुधार हुआ। लोगों को बाजार बना तो रोजगार मिला, और उसके सामाजिक जीवन में सुधार हुआ। ये इनके नगर निर्माण के क्षेत्र में काम था। अगर उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में देखेंगे तो शिल्प उद्योग को इसने प्रोत्साहित किया, इस्लामी और स्थानीय व्यापारियों के लिए कर में छूट दिया, विदेश व्यापार भी इसने करने का प्रयास किया अरब और फारस के साथ। सैन्य नीति को देखेंगे, हमने पहले हल्का सा डिस्कस किया, सैन्य नीति इनका बहुत ही खराब था, क्योंकि इसको अब कहीं अटैक करना था नहीं। इसने अपने आप को स्थिर करने का नीति अपनाया, डिफेंसिव मोड में रहते थे, इसलिए सेना पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले कहा कि सेना में ये दास को भेजते थे। ठीक है, जो दास है वो भी सेना में, और जो वृद्ध लोग है ना, बूढ़े, अब सेना में अगर कोई बूढ़ा हो गया है तो उसको हटाता नहीं था, है ना, थोड़ा उसके प्रति सहानुभूति रखता था, कहता नहीं अब रहिए ना, काम कीजिए, वेतन उठाइए। इस प्रकार सेना, जब बूढ़े लोगों से आप सेना को रखेंगे, है ना, दास को सेना में शामिल करेंगे, सेना आपका क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, फिरोज ने आक्रामक विस्तारवादी नीति को त्याग दिया था, इसलिए सेना पर उसने ध्यान नहीं दिया, है ना। सेनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, सुरक्षा और विद्रोह नियंत्रण। सेनाओं का मुख्य कार्य क्या था, सुरक्षा और विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करना, कहीं भी अटैक पर नहीं जाना। इसका परिणाम क्या हुआ, बंगाल पर 2 बार अभियान किया, दोनों बार ये असफल रहे। बंगाल अभियान भी इसका सफल नहीं रहा। दक्षिण भारत पर इसने एक भी अटैक नहीं किया, मराठा क्षेत्रों पर भी एक भी अटैक नहीं किया। ये बस अपने आप में सीमित रही, क्योंकि इसकी सेना मजबूत रही नहीं। सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने दासों और नौकरशाहों का उपयोग किया। बताइए, अब दास और नौकर अगर सेना में जाएगा, वो सेना कितना मजबूत होगा। ठीक है, पुराने जो सैनिक अधिकारी थे, अमीरों की शक्ति बढ़ने लगी, जिससे सेना में प्रभावी नियंत्रण मुश्किल हो गया। आप अगर बूढ़े लोगों को सेना में रखेंगे जो कि 10 साल, 20 साल, 25 साल से काम कर रहे हैं, अब उनका अब गैंग बनने लगा, अब उस पर शासक का, राजा का कंट्रोल नहीं रहा, यानी सेना भी अनियंत्रित होने लगी इसके कार्यकाल के कारण। धार्मिक और सामाजिक नीति समझिए, धार्मिक और सामाजिक। अब ये क्या था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और ये अंतिम कार्यकाल में काफी कट्टर हो गया था। कहा अपने जीवन के अंतिम कार्यकाल, अंतिम चरण में ये काफी कट्टर हो गया था। यह कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए इसमें मैंने लिखा क्या, यह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। हिंदुओं से छोड़िए, यह शिया मुसलमान से भी नफरत करता था। शिया मुसलमान के लिए भी इसने कठोर नियम बना दिए, और गैर मुसलमानों के लिए तो किया ही किया।
मंदिर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। बहुत सारे मूर्तियों को तोड़ा और हिंदुओं के धार्मिक समारोह पर इसने हस्तक्षेप किया। जजिया कर, जो कि ब्राह्मण इससे मुक्त थे, उस जजिया कर को ब्राह्मणों से भी वसूला, ठीक है। क्या क्या इसने किया? जजिया कर ब्राह्मणों से भी वसूला, मंदिर जाने पर, पूजा पाठ करने पर भी इसने प्रतिबंध लगाया, धार्मिक समारोह जो कि हिंदुओं के लिए होता था उस पर भी रोक लगाया, और गैर मुसलमानों के लिए कठोर नियम बनाए। इसके साथ ही शिया मुसलमानों के साथ भी इसने भेद किया, उसके लिए भी कठोर नियम बनाए। धार्मिक कट्टरता ने अमीरों और स्थानीय हिंदू समाज में असंतोष पैदा कर दिया। शिक्षा और धर्म दोनों में सुधार के लिए मदरसों और विद्यालय की इसने हालांकि स्थापना की थी। ये इनका अच्छा कार्य भी रहा है। अब स्थापत्य के क्षेत्र में इसकी चीजों को हम लोग समझते हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में इसने क्या किया? हमने निर्माण, भवन निर्माण में, स्थापत्य में फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला बनाया। फिरोज शाह कोटला फोर्ट बनाया, कहां पर? दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला किला जिसको कहते हैं फोर्ट, सुरक्षा के लिए काफी मजबूत किला बनाया। तो फिरोज शाह कोटला का किला किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अशोक स्तंभ दिल्ली में लाया, कहां से? टोपरा से। टोपरा कहां है भाई? हरियाणा में। हरियाणा के टोपरा में अशोक का जो स्तंभ था उसको कहां लाया? दिल्ली लाया इसने, ठीक है, और वहां स्थापित कराया। इसके अलावा बहुत सारे इसने मस्जिद, मदरसा, अस्पताल, सराय, पुल भी बनाए। और कहा जाता है कि इसके अगर सभी शहरों को देख लें तो 300 नए शहर इसने बनाए थे। हालांकि वो शहरों की उपयोगिता कम रही, ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, जैसे कि आपका जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ये 4 शहर आज भी है और काफी फेमस है। लेकिन बाद बाकी ये जो शहर है उतने फेमस नहीं हो पाए। लेकिन कहा जाता है अपने कार्यकाल में 300 नए शहर बनवाए थे, 40 मस्जिदें बनवाई, 30 स्कूल बनवाए और 100 अस्पताल बनवाए, ठीक है, ताकि लोगों का भला हो सके। स्थापत्य शैली में हालांकि इसने इस्लामी शैली का पालन किया, लेकिन स्थानीय कला का भी मिश्रण देखा जाता है। शहरों की योजना सामाजिक और वाणिज्यिक जीवन के अनुकूल थी, ठीक है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ये इनका अच्छा काम मानेंगे हम लोग। अब दास प्रथा और प्रशासनिक कर्मचारी, ये आप समझ लीजिए। दास प्रथा पर हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। इसने अपने कार्यकाल में कौन सा विभाग बनाया दासों के लिए? दीवाने बंदगानी। और कहा जाता है उसके तहत जो काउंटिंग हुआ था 1,80,000 दास थे। 1,80,000 दास, यानी इस दास को क्या काम करना था? लोगों का सेवा। आप इतने नौकर चाकर रखेंगे अपने सेवा में तो सोचिए कितना आप पे आर्थिक बोझ पड़ेगा। जब इसको लगा कि आर्थिक बोझ पड़ रहा है तो वही नौकर को कभी युद्ध में भेज देता था, कभी कलर का काम कर लेता था। लेकिन बताइए जो दास है, जिसका मानसिक स्तर इतना निचला स्तर है, वो कैसे कलर का काम अच्छा कर पाएगा? वो कैसे सेना का काम अच्छा कर पाएगा? क्वालिटी कहां से आएगा? आउटकम कहां से आएगा? और वही हुआ इसके पतन का कारण, ठीक है। दीवाने बंदगानी के तहत दासों और कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया। ये कर्मचारी सरकारी और सैन्य दोनों काम में लगे रहते थे। समस्या क्या हुआ? इतने बड़े कर्मचारी वर्ग ने भविष्य में प्रशासनिक और सैन्य स्थिरता पर दबाव डाला, ठीक है। इतना बड़ा अधिकारी फिर आप हटा भी नहीं रहे हैं और इससे कुछ आउटकम भी नहीं हो रहा है, जो एक प्रकार से कैसे प्रशासन पर अंततः बोझ बना। अब इसके हम लोग जीवन के अंतिम कार्यकाल में पहुंच गए हैं। 1388 में इसका नेचुरल डेथ हो जाता है ना। ये 82 साल में, 82 ईयर में इनकी मृत्यु हुई। 82 ईयर में मतलब काफी ज्यादा एज हो गया था, ठीक है। 1388 और 1309, 82 तो नहीं होगा आपका, कितना हो जाएगा? 79 हो रहा है ना। 79 ईयर, लगभग 80 के लगभग इनकी 80 के साल की उम्र में इसकी मृत्यु लगभग हुई। नेचुरल डेथ था, कहीं अटैक या युद्ध में शहीद नहीं हुए थे। इसके मृत्यु के बाद तुगलक वंश का एक प्रकार से पतन की ओर उन्मुख हुआ, क्योंकि तैमूर, आपको पता है तैमूर ने 1398 ईस्वी में इसकी मृत्यु के 10 साल बाद दिल्ली पर अटैक किया और काफी ज्यादा लूटपाट किया और दिल्ली की कमजोरी, दिल्ली सल्तनत की कमजोरी को दुनिया को दिखाया। और एक प्रकार से कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत को एक्सपोज कर दिया कि यह एक कमजोर साम्राज्य है, इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अगर इसके सकारात्मक कार्यों को देखेंगे और नकारात्मक कार्यों को, तो दोनों को हम लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। सकारात्मक कार्य किया क्या? नगर निर्माण किया, सिंचाई किया, कर में सुधार किया, शिक्षा और चिकित्सा यानी अस्पताल बनाए। नकारात्मक कार्य को देखिए, धार्मिक कट्टर बन गया, ये अमीरों को अधिक शक्ति दिया, सेना में कमजोरी आई और प्रशासनिक रूप से
विकेंद्रीकरण हुआ, जिसके कारण इसका सत्ता पे कमजोर नियंत्रण हुआ। लोक कल्याण के लिए इसने सराहनीय कार्य किए, परंतु धार्मिक कट्टरता और सेना संबंधी कमजोरी ने सल्तनत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। सेना संबंधी कमजोरी ने, सेना पर इसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, और धार्मिक रूप से बाद में कट्टर हो गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर इसको देखेंगे, ये जो 5 पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, ब्राह्मणों को ऊपर जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का शासक फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगानी एक विभाग बनाया, इसमें क्या होता था, दासों को रखा जाता था, दासों के लिए था ये। अशोक स्तंभ तो दिल्ली किसने लाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। नगर और नहर का निर्माण किसने कराया, बहुत ज्यादा, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला का किला किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो साथियों, हमने पहले ही बता दिया है कि जेपीएससी जैट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास लगातार चल रही है एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। अगर आप तैयारी कहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं, आज भी आप हमसे जुड़िए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आप रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि अभी भी आपको हमारे ऐप पर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, बिल्कुल सीरियली, पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यूज भी मिलने वाला है। तो अवसर की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि अवसर का निर्माण आपको करना है और जल्द से जल्द क्लासेस को चालू कर देना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है। तो फिलहाल साथियों, इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ अस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।